हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टू एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के विवा पॉइंट से क्वेश्चन को देखेंगे और उनसे जुड़ी बातों को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो हम संबंधित बातों को डिस्कस करते हैं वो अपना महत्व रखती हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? आपको बताना है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन आपके सामने ए लॉर्ड हेस्टिंग, बी लॉर्ड विलियम, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड ऑकलैंड। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों ने ये लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का विलय जो है 1850 में इन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटिश साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया था सिक्किम को। लॉर्ड डलहौजी की एक नीति रही हड़प नीति। हड़प नीति के द्वारा उन्होंने कई राज्यों का विलय भारत में किया था। ठीक है, जैसे कि कुछ राज्यों का विलय इस तरह से रहा। सतारा जो 1848 ईस्वी में उन्होंने विलय किया, जैतपुर 1849 में, संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, करौली 1855 में और लास्ट जो रहा है अवध 1856 में। हाँ, ये इन्होंने भारत में इन राज्यों का विलय किया था। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी के पहले जो गवर्नर जनरल रहे हैं वो लॉर्ड ऑकलैंड रहे हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो दिख रहा है वो लॉर्ड डलहौजी के पहले थे। और लॉर्ड डलहौजी के बाद जो आते हैं वो आते लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही देखे होंगे कि आप रेलवे लाइन बिछाई गई, बहुत सारे काम हुए थे इनके टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन जो है लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? आपको बताना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन नेता थे जो भाग नहीं लिए हैं। पहला ऑप्शन है एम के गांधी, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय। डी ऑप्शन आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते होंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच 1931 के बीच चला था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें गांधी जी जो है भाग लिए थे, उनके साथ सहयोगी थे जैसे महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला एवं मीराबेन, ये ऐसे थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं, जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। दूसरा भी मैंने बताया 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक 1931 तक चला था। और तीसरा जो रहा है 17 नवंबर यानी कि 17 नवंबर 1931 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन चला था। ठीक है दोस्तों, अगर उस टाइम पूछा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो सम्मेलन चल रहा था लंदन में चल रहा था, ब्रिटेन की जो कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? आपको बताना है कि जो नई पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है। हिमाद्री श्रेणी ऑप्शन नंबर ए है, बी पश्चिमी घाट, सी अरावली श्रेणी और डी विंध्याचल। विंध्याचल बताइए कौन सा इसका सही आंसर कौन सा सही होगा? तो आंसर नंबर ए हिमाद्री। हिमाद्री जिसे बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं, ये विश्व की या भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि इस पर यही बृहद हिमालय या हिमाद्री पर विश्व की सबसे बड़ी चोटी रहती है जिसका नाम एवरेस्ट पर्वत है। ठीक है,
इसी पर है। इसी तरीके कंचनजंगा, लोत्से, नंगा पर्वत, ठीक है दोस्तों, इस तरह के पर्वत इस पर स्थित हैं। और इसकी अगर लंबाई की बात करें हिमाद्री की, तो पश्चिम से पूर्व की 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई रही है। और ऊंचाई जो है 6000 मीटर तक ऊंचाई है, औसत ऊंचाई लगभग 6000 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, हिमाद्री श्रेणी। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? मूल निवासी नहीं है ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है ए हालचू, रिग्मा, औंजे, सोमपेन। तो आप इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रिग्मा। रिग्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, ये रिग्मा जो जनजाति है वो नागालैंड में पाई जाती है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नहीं पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ जनजातियां हैं, जैसे कि अंडमानी, निकोबारी, सेंटिलीज, जारवा, जारना, औंजे, हालची, सोमपेन, एरे, केडे, कोरा और टाबू जैसी जनजातियां हैं जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। रिग्मा ये नागालैंड की जनजाति है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। अगर सबसे बड़ा शहर भी पूछे तो पोर्ट ब्लेयर ही है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 46 प्रति किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। आपको पता होगा कि यहाँ जिलों की संख्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 है। और इसका गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, और आपको पता होगा ये भी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सुभाष चंद्र बोस जी को गिफ्ट में मिला था जापान से। जापान ने इसको गिफ्ट में सुभाष चंद्र बोस जी को दिया था गिफ्ट में। ठीक है, तो ये जैसे कि और भी एक चीज़ें हैं कि कुल द्वीप कितने पूछ लें, अगर कुल द्वीप कितने इस पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, तो 572 द्वीप हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी, रिग्मा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है ए मानसूनी प्रदेश, बी उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, सी भूमध्य सागरीय प्रदेश और डी भूमध्य रेखीय प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। आपको पता होगा कि जो खट्टे रसीले रसदार फल जो होते हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में ज़्यादा, जैसे उष्णकटिबंधीय मतलब कि सूखे वाले क्षेत्र में, यानी कि जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो। ठीक है दोस्तों, तो ये भूमध्य सागरीय जो प्रदेश हैं ये इस पे नींबू, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, जैतून हो गया, अंजीर हो गया, अंगूर हो गया, इस तरह के फल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये गर्म क्षेत्र होता है जो भूमध्य सागरीय प्रदेश रहा है। ठीक है, अच्छा, ये गर्मी इसमें पड़ती है और गर्मी के टाइम ये शुष्क रहता है और शीत ऋतु में यहाँ वर्षा होती है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ठीक है, और ज़्यादा वर्षा नहीं होती, 50 से 90 सेंटीमीटर की ही वर्षा होती है। और भी वृक्ष जैसे कि इसमें पाए जाते हैं, जैसे ओक है, बालनट है, चेस्टनट है, साइप्रस है, सिडार है, पाइन है, जैतून है, सहतूत, इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश रहा है। ठीक है, और इसका छठवां क्वेश्चन देखेंगे। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? डार्लिंग श्रृंखला बताना है आपको। ऑस्ट्रेलिया डार्लिंग जो है एक पठार है, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बताना कि किस तटों पर अवस्थित है। ऑप्शन है ए उत्तर पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट और डी है आपका दक्षिणी पश्चिमी तट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी पश्चिमी तट। आपको पता होगा दोस्तों कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी, जैसे ये आपका ऑस्ट्रेलिया में बना दूं तो ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका है डार्लिंग श्रृंखला। ठीक है, डार्लिंग रेंज के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, ये पठार है एक। ठीक है दोस्तों, तो ये खनिज के मामलों में बहुत समृद्ध रहा है ऑस्ट्रेलिया। यह क्षेत्र जैसे कि लौह अयस्क, सोने का भंडार, ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं। सोने के भंडार के लिए खान में देखे जाए तो काल गोरली और कूलगार्डी नाम की जो खानें रही हैं ये प्रसिद्ध नहीं हैं सोने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पाई जाएंगी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दक्षिणी पश्चिमी तट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? आपको बताना है कि हिंद महासागर से संबंधित धारा कौन सी है। ऑप्शन है ए फ्लोरिडा धारा, अगुल्स धारा, कनारी धारा, क्यूराइल धारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है अगुल हास धारा जो है एक संयुक्त धारा है। ठीक है दोस्तों, जो कि मेडागास्कर की गर्म धाराएं और मोजाम्बिक की गर्म धाराओं का जो है ये मेडागास्कर द्वीप समूह के पीछे जाकर मिल जाती हैं और संयुक्त रूप से इस धारा को बोला जाता है अगुल हास धारा। ठीक है दोस्तों, तो बाद में ये धाराएं पछुआ पौने में मिल जाती हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ जैसे इसमें कि महासागरी जो हिंद महासागर की जो जल धाराएं रही हैं तो उसमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि उत्तरी पूर्वी मानसून धारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा, दक्षिणी विश्वतीय धारा, पछुआ पवन प्रवाह, मोजाम्बिक गर्म धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा, और एक जो भी अगुलहास धारा आपने देखा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अगुलहास की धारा। ऑप्शन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमार्सबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? आपको बताना है कि पोस्टमार्स जो अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में है वो किस खनिज के उत्पादक में प्रमुख है। ठीक है, ऑप्शन है आपका ए यूरेनियम, बी बॉक्साइट, सी मैग्नीज और डी अभ्रक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज। ठीक है दोस्तों, मैग्नीज ये अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्स वर्ग में पाया जाता है। अभ्रक मैगजीन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये संपन्न है। जैसे यहाँ आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है, जोहान्सबर्ग सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किम्बरले को डायमंड सिटी कहा जाता है, जोहान्सबर्ग को गोल्ड सिटी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा सी मैग्नीज। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखेंगे। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। आपको बताना है किंटा घाटी या किंटा नदी पर एक घाटी है, वो किंटा नदी पर यह घाटी का निर्माण किया गया है। ये किस लिए प्रसिद्ध है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर ऑप्शन है ए रबर उत्पादन के लिए, बी टीन उत्पादन के लिए, सी चाय उत्पादन के लिए और डी कहवा उत्पादन के लिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी टीन उत्पादन के लिए। आपको बता दें कि ये जो है टीन उत्पादन के लिए, जैसे कि ये मलेशिया में किंटा घाटी पे उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ईपो केंद्र इसका एक है जहाँ सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, मलेशिया में कोपेन खान जो है विश्व की सबसे बड़ी टीन उत्पादक खान है ये। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है कि पैराग राज्य में ये कोपेन खान है जो कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाली टीन के उत्पादन करने वाली खान है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप समझ गए होंगे। इसका 10वां क्वेश्चन देखेंगे। हरित ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर ग्रीन हाउस प्रभाव जो गैसें हैं वो ख़त्म हो जाए तो पृथ्वी का टेम्परेचर या भू सतह का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 5 डिग्री सेंटीग्रेड और सी -18 डिग्री सेंटीग्रेड और डी जो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी औसत टेम्परेचर यानी कि भू सतह का औसत टेम्परेचर -18 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कौन सी गैसें हैं? ये ऐसी गैसें होती हैं जो कि भू सतह पर गर्मी बनाए रखती हैं। आपको पता होगा कि भू सतह का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जो है, औसत जो तापमान रहा है वो है 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये गैसें ख़त्म हो जाएंगी तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएंगी। अगर ये -18 में हो जाएंगी तो आपको पता है कि ये पौधों के लिए सर्वाइव करने के लिए फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये गैसें ख़त्म हो जाएंगी तो -18 हो जाएगा और पौधों के लिए गर्मी थोड़ा से चाहिए होता है, वो अपना प्रकाश संश्लेषण या भोजन के लिए थोड़ा गर्म वो चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
थैंक यू।